भैया स्वयं अस्तित्व सब कुछ 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 समझ में आता है। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो भटक जाते हैं, बस दो चार कदम चल पाए और फिर भटक गए। आवाज आई है? आ रही है, तो आ रही, क्या थोड़ी कम आ। आप मुझे बता दें हम क्या कमी है हमारे अंदर ऐसा जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? ऐसे यहाँ यूँ कह सकते हैं जाना में 100 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर गए फिर रास्ता भटक जाते हैं और सांसारिक बुराइयों में फंस जाते हैं। एक तो एक तो मुझे लगता है कि मुद्दा प्रायोरिटी सेट करने का है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तीन जो हम लोग बात करते हैं, एक समझ, दूसरा संबंध, तीसरा सुविधा। वो प्रायोरिटी सेट कई बार हम कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं कि सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है कि संबंध अधिक महत्वपूर्ण है कि समझ अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक के लिए दूसरे को छोड़ना है। महत्व का मतलब यह है कि पूरा किस क्रम में होगा। समझ से संबंध ठीक होगा और समझ संबंध से सुविधा की आवश्यकता पूरी होगी, या सुविधा से संबंध ठीक होगा और उससे मेरी समझ बढ़ जाएगी। कौन सा वाला क्रम चलेगा इसको हमको तय करना पड़ेगा। कई बार हमारे लिए वो सुविधा इतना हायर प्रायोरिटी पाया जाता है कि संबंध और समझ को हम छोड़ देते हैं। कई बार वो समझ हाई प्रायोरिटी पाया जाता है तो हम संबंध और सुविधा को इग्नोर करने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमको सामंजस्य तीनों में बना के चलना होगा। केवल हम समझ के लिए जाएं, सुविधा और संबंध को छोड़ दें, वो भी नहीं चलेगा। केवल सुविधा के लिए जाएं, संबंध और समझ को छोड़ दें, वो भी नहीं चलेगा। केवल संबंध का हम सोचे, सुविधा का नहीं सोचे और समझ का नहीं सोचे, वो भी नहीं चलेगा। चलेगा तो यही कि सही को समझ पाएं, संबंध पूर्वक जी पाएं, समझ के आधार पे सुविधा की आवश्यकता को पहचान के संबंधियों के साथ मिलके उसको जुटा पाएं और अपने लिए समृद्धि को सुनिश्चित कर पाएं परिवार में। कुल काम तो इतना होना है, सही को समझ के संबंध पूर्वक जी के सुखी हो जाए, सही को समझ के सुविधा की आवश्यकता को पहचान के संबंधियों के साथ मिलकर उसको पूरा करके समृद्ध हो जाएं। और यही हम चाहते हैं कि सुखी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। लेकिन इस क्रम में अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है इसको कर पाने का, वो मोटिवेशन कई बार ऊपर नीचे होते रहता है, कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए वो निरंतरता नहीं आती। और वो निरंतरता नहीं आती तो थोड़े दिन तक तो किसी तरह से हम जो प्रायोरिटी पे आ गया उसको कुछ करते रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे अभी आज आप कह रहे हैं तो कई बार वो फिर अपने में खराब भी लगता है कि यार हम भटक गए। भटक गए का मतलब कि जो मेरे लिए लगता है कि महत्वपूर्ण है उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। मुझे जो समझ में आया ना कि ये जो अपने पे काम होना है ना, वो काम कैसे होगा उसका एक जो सूत्र समझ में आया, मैं उसको यहाँ लिख देता हूं कि हमारे जो समझ का काम है ना वो कैसे होगा। ये तो बात समझ में आ जाती है अपने को कि समझ जरूरी है, लेकिन वो समझ की प्रक्रिया चलती कैसे है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बात एक बार समझ में आ जाए तो उसके हिसाब से कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन मैं लिख देता हूं। इक्वेशन एक लिखा है, समीकरण एक ये है कि संस्कार T+1। T+1 का मतलब कि इस क्षण जो मेरा संस्कार है उसके अगला संस्कार कैसे या कैसे बनता है। कैसे बनता है? वो बनता ये है कि अभी जो मेरा संस्कार है, इस क्षण जो मेरा संस्कार है और इस क्षण जो मुझे वातावरण मिल रहा है और उस वातावरण के मिलने से इस क्षण जो मेरा अपने में अध्ययन हुआ, इसके अनुसार अगला क्षण का संस्कार बना। T बराबर अगर दिन कह लें तो आज के दिन जो मेरा संस्कार है, आज जो मुझे वातावरण मिला है और आज जो मैंने अध्ययन किया है, इसके आधार पे अगले दिन का संस्कार बन गया। तो वो T को अगर दिन मान लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर उसको सप्ताह मान लेंगे तो एक सप्ताह बाद क्या बदल जाएगा, उसको महीना मान लेंगे तो एक महीने में कुछ बदल जाएगा, एक साल मान लेंगे तो एक साल में कुछ बदल जाएगा।
टी एक टाइम है, जो भी टाइम माने, उसको शुरू तो एक हर क्षण से करना पड़ेगा, इसलिए उसको क्षण कहा हमने। उसको क्षण कह लें, उसको घंटा कह लें, उसको दिन कह लें, उसको सप्ताह, महीने, साल या पूरी शरीर यात्रा। कि शरीर यात्रा में कितना मेरे संस्कार में परिमार्जन हो जाएगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस पूरी शरीर यात्रा में किस तरह के वातावरण में मैं रहा और कितना उसके आधार पर मेरा अध्ययन हुआ और उससे अगले के लिए मेरा संस्कार बन गया। तो वो टी को छोटा करना हो तो छोटा कर लीजिए, बड़ा करना हो तो बड़ा कर लीजिए, लेकिन समीकरण तो यही चलता है। इसमें जो मेरा ध्यान गया, मैं उसको कह सकता हूं, आप देखिए आपको कैसे वो दिखता है। जब ये समीकरण मेरे सामने आया तो मुझे ये समझ में आया कि आज के दिन जिस क्षण में हूं, जहां पे भी मैं खड़ा हूं, अभी जो मेरा संस्कार है वो तो है, अभी तक का जो मेरा संस्कार है वो तो है, उसमें पीछे जाके मैं कुछ कर नहीं सकता, ये बात तो निश्चित है। ये जैसा है वैसा ही है, अभी तक जो बन गया वो बना हुआ है, उसको पीछे लौट के तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बस इतना ही सोच सकता हूं कि आगे ठीक करूं। तो ये तो एक बात हो गई, जो है वो उस जगह पे मैं खड़ा हूं। अब मुद्दा ये बात है कि जितना अच्छा अध्ययन हो पाएगा उतना अच्छा संस्कार बनेगा नया वाला। जितना अच्छा अध्ययन होगा उतना अच्छा संस्कार बनेगा। अगर सही का अध्ययन नहीं होगा तो सही का संस्कार नहीं बनेगा। उस अध्ययन को कर पाने में जो मुख्य बात है वो वातावरण है। जो मुख्य बात है वो अध्ययन कैसे होगा, जैसा वातावरण मुझको मिलता है वैसा मैं अध्ययन कर पाता हूं। तो वो वातावरण मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा कि वातावरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लगती है अपने संस्कार के परिमार्जन में। और ये तब तक के लिए है जब तक एक थ्रेशोल्ड हम पार नहीं कर जाते। एक थ्रेशोल्ड होता है जिसको हम पार कर गए ना, एक लेवल है जिसको जब हम पार कर जाते हैं तो वातावरण का प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ता है, हम वातावरण को प्रभावित करने लगते हैं। प्रभावित कहना बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, प्रेरित कहना ज़्यादा ठीक है कि हमको फिर बाहर का प्रभाव नहीं आता है, हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। वो थ्रेशोल्ड जब हमने पार कर लिया तो मुद्दा नहीं है, लेकिन जब तक वो हमने पार नहीं किया है तब तक तो वातावरण बहुत मुद्दा है। अगर सही का वातावरण मिलता है तभी सही का अध्ययन होता है। अगर वो सही वातावरण नहीं मिलेगा तो अध्ययन फिर कुछ दूसरी दिशा में चला जाता है और फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए सही वातावरण का चयन मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है आज के दिन मुझे। तो जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे ये लगा कि वातावरण सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने तय किया कि जिनको मैं अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ, जिन लोगों को भी जिनसे मैंने समझने का प्रयास शुरू किया है, तो उस समय भानु सर से, श्याम भैया से और गणेश जी से, इन सब लोगों के से मैं समझने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जो कुछ भी करूं मैं करूंगा वही जिसको करते हुए मैं इनके सानिध्य में रह पाऊं। ये मैंने निर्णय बनाया कि भाई कम से कम इनके सानिध्य में रहूंगा तो मुझे अपने से श्रेष्ठ लोगों का वातावरण मिलेगा, तो मेरी यात्रा कुछ बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो मैंने फिर ये तय किया कि नहीं, मैं तो कानपुर नहीं छोड़ने वाला हूं, वहीं था ही। तो फिर कुछ ऐसा निर्णय बन गया कि तो एक समय तक मैं छोड़ा नहीं। 2008 में मैंने इस वर्कशॉप को किया था और 16-17 तक मैं डटा रहा कानपुर। और उसके बाद भी मतलब ज़्यादातर समय कानपुर और लगभग 50-50 जैसा या उससे अधिक ही कानपुर और फिर दिल्ली में वो मैंने फिक्स किया। अभी 2021 में जाके वो थोड़ा समीकरण गड़बड़ हो गया क्योंकि पिताजी के जाने के बाद से मुझे समय गांव में ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। फिर भी गणेश जी और भानु सर इन लोगों के सानिध्य में बीच बीच में जितना अवसर बन पाता है उसमें जाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उस वातावरण में जाके अपने को ध्यान आता है कि भाई अगर भटक भी रहे हैं तो ध्यान आता है कि भाई क्या कर रहे हैं। समझ हमारी पहली प्रायोरिटी है, वो अपने को ध्यान में बना रहे। तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के लिए जब हम वातावरण बना पाते हैं, इसीलिए मैं इस बात को देखता हूं कि जो मेरी यात्रा हो पाई उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें मैंने कुछ नहीं किया है,
मुझे सब मिला है, ये लोगों का उपकार है मेरे ऊपर, मेरा अपना कुछ नहीं है उसमें। तो जो भी लोग रहे उन लोगों के सानिध्य में बहुत सारी चीज़ों को मैंने पाया। और उसका एक मुख्य कारण ये लगता था कि वर्कशॉप्स तो होते रहते थे, वो एक बात है, वर्कशॉप के अलावा जो मीटिंग्स होती थी ना, वीकली मीटिंग, तो उस समय 2-3 मीटिंग होती थी वीकली जो मैं अटेंड करता ही करता था। हर शुक्रवार को आईआईटी कानपुर में एक मीटिंग चलती थी, उसमें मैं जाता ही था। शनिवार को पहले संस्थान में एक मीटिंग चलती थी, मैं उसमें रहता ही था। फिर रविवार को शिफ्ट हो गई तो उसमें बना रहता था। अपने स्टूडेंट्स के लिए जब वर्कशॉप किया तो उनकी एक मीटिंग स्टार्ट की, उसको भी करता ही रहता था। भानु सर के साथ उनके यहाँ कॉलेज में जो काम चल रहा था, वहाँ पे जो भी कुछ होता था उनके साथ जुड़ाव बनाए रखता था। तो वो फॉलोअप अगर रेगुलर नहीं होता है ना, तो वो वातावरण नहीं बनता, और वातावरण नहीं बनता तो फिर अपना अध्ययन नहीं होता, और अध्ययन नहीं होता तो हम फिर छूटने लगते हैं। लौट के जब आते हैं तो लगता है कि यार समय तो निकल गया। तो मुझे लगता है कि निरंतरता को बनाए रखने के लिए वातावरण को बनाए रखना जरूरी है। कैसे हम एक दूसरे के लिए वातावरण बन जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पे कल हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके बाद जो पुराने लोग हैं किसी रूप में जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो नए हैं अगर उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जुड़ने के लिए तो वो अपने घर जाते हैं, एक तरह की अपनी परिस्थिति में फिर व्यक्ति खो जाता है। तो उसका एक फॉलोअप मीटिंग चलाया जाए, ऐसा कल हम लोग बैठे थे तो कुछ चर्चा हुई है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी शिविर हो रहा है उस शिविर का एक फॉलोअप मीटिंग चले। भीलवाड़ा के जो परिचय शिविर है उनका एक फॉलोअप मीटिंग हो, जिसमें जो भी परिचय शिविर है उसके लोग धीरे धीरे अगली बार के फिर जुड़ जाएंगे, उसके अगली बार के फिर उसमें जुड़ जाएंगे, और वो फॉलोअप मीटिंग एक चल पाएगी निरंतरता में। ऐसा चर्चा हो रहा था। अगर सबकी सहमति बनती है और उसकी जिम्मेदारी 2-4 लोग स्वीकारते हैं तो उसको चलाएंगे, क्योंकि वो वातावरण महत्वपूर्ण है। तो मुझे इस पूरे में जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो वातावरण। मैंने अपने लिए तो ऐसे ही देखा है, आप लोग उसको अपने लिए देख सकते हैं। तो ये इसलिए छूट जाता है भैया, वो वातावरण को हम वातावरण से दूर हो जाते हैं, या ऐसे लोगों के संपर्क से दूर हो जाते हैं जो इस पे बात करते रहते हैं, जो इसके लिए चर्चा करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो फिर वो छूट जाता है और फिर हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो वो वातावरण को अगर हम चयन करते रहें तो धीरे धीरे अपना ध्यान बना रहेगा उसमें। जी राजेंद्र भैया कुछ कहना चाह रहे? तो भैया मैं कुछ पूछना था मेरे को, जैसे अपने भी संस्कार की बात कर रहे हैं ना, तो संस्कार थोड़ा का नजदीक कर लीजिए माइक। संस्कार का जो मीनिंग है वो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि संस्कार और ये कर्म क्या दोनों अलग अलग मानते हैं, या संस्कार और एक ही चीज़ है? वही नाम तो अलग अलग दे सकते हैं, बात तो एक ही है, संस्कार कहें या कर्म कहें। कर्म कहें। तो अब आप जो बताना चाह रहे हैं कि संस्कार अपन अभी बनाते हैं, अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ से बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने अभी तक जो जैन धर्म में पढ़ा है कि जो कर्म जो बनते हैं ये जन्म जन्म के कर्म साथ में चलते हैं। तो अब जो बच्चा जन्म लेता है उसको अपन उसमें कई चीज़ें प्रतिभा देखते हैं और अपन कहते हैं कि यार इसके कितने अच्छे संस्कार हैं, जबकि उसने अभी तो जन्म लिया, उसको क्या पता क्या होता है। लेकिन फिर अपन वो कहते हैं कि इसके कोई पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार है या उसको कुछ हुआ, अपन वो मानते हैं। यहाँ आप वही बात बताना चाह रहे हैं या अलग? बात तो वही है, जो भी मेरी इच्छा विचार आशा में संचय हो रहा है वो सब मेरा संस्कार है। वही लिखा कि संस्कार बराबर समेसन इच्छा विचार आशा। तो जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जो भी इच्छा विचार आशा में हमारे आता है वो सब इकट्ठा होकर संस्कार बनता है। तो वो इस शरीर यात्रा का भी हो सकता है। जो लोग मानते हैं कि पुनर्शरीर यात्रा होती है तो पुनर्शरीर यात्रा का भी दिखता ही है। तो वो कर्म या संस्कार दोनों एक ही बात है, बहुत अलग अलग बात नहीं है। कभी उसको हम कर्म कर रहे हैं, कोई संस्कार कर रहा है। तो जो भी हम संस्कार मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक का जो मेरा संस्कार है वो है। इसी शरीर यात्रा का ऐसा नहीं कहा मैंने, अभी तक का जो संस्कार है वो है। अब उसको पीछे तो जाके हमने कुछ कर सकते, आगे ठीक करने का प्रक्रिया डेवलप करना है, वो आगे करने की प्रक्रिया यही है। इसी से ही कम से कम आगे ठीक होगा। और ठीक होने में भी जो पुराना कुछ संस्कार में हमारे बैठ गया जो गलत है, धीरे धीरे उसका भी समीक्षा और मूल्यांकन होगा। नहीं, जो अभी एक धारणा जो बनी हुई है कि आज मैंने आपके साथ कोई गलत काम किया तो इस जन्म नहीं तो मेरे को अगले जन्म कहीं ना कहीं मेरे को वो वापस रुकता होगा, मतलब ऐसा, ये क्या गलत धारणा है?
इसी क्षण मिल जाता है, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा इसका हिसाब किताब बाद में रखेंगे। आप अभी मेरे प्रति विरोध का भाव लाते हैं अपने में, इसी क्षण आप दुखी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि बाद में उसका हिसाब किताब होता होगा वो अलग बात है। वो किस रूप में होता है अगर उसको भी कहें तो पहले तो ये किसी क्षण मिल गया उसका दुख, ये तो निश्चित समझ में आती है बात। दूसरी बात ये कि अगर ये विरोध का संस्कार आप में बन गया, विरोध करने का संस्कार बन गया, तो एक बार नहीं बार बार उसका दुख आपको मिलते रहेगा, बार बार उसका दुख मिलते रहेगा। तो वो लौट लौट के आएगा जब तक उसका समीक्षा मूल्यांकन नहीं हो गया। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं इस बात को लोगों से कि भाई ये जो कोई आप गलती कर रहे हैं ना, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं स्कूल में, जैसे आप कोई गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं ये बहुत मुद्दा नहीं है। आप कोई गलती कर रहे हैं ये बहुत मुद्दा नहीं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बटन खोल के शर्ट कैसे आ जाता है ना, तो हमारे यहाँ गेट पे ही 1-2 टीचर खड़े रहते हैं जो टोकते हैं। हमारे बहुत अनुशासन में हम विद्यालय को रखते हैं, टोकते हैं कि क्यों बटन बंद है, यह हाथ ये मुड़ा हुआ है, अगर बटन खुली हुई है तो इसको बंद करो। तो एक दिन उस पर बात हो रही थी, मैंने विद्यार्थियों से कहा कि देखिए ये जो बटन खुली है, कि ये बटन खुली है कि आपका बाल सही से नहीं कटा हुआ है, इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। आप कहें कि स्कूल में क्या फर्क पड़ जाता है भाई, अगर आपके यहाँ का विद्यार्थी अगर बाँह मोड़ के आता है, इससे क्या बिगड़ जाता है? बिगड़ता कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि ये जो आप बाँह मोड़ लेते हैं या ये जो बटन खोल लेते हैं या बाल बहुत स्पेशल ढंग से कटवा लेते हैं, इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा करने का अगर आपका संस्कार बन गया, ये आपका जो संस्कार बन गया, ये आपको बहुत परेशान करेगा। भैया जो अभी आप जो संस्कार की जो बताना चाह रहे हो, तो संस्कार अपना जीवन जीने की शैली को बता रहे हो आप, मतलब वो जीने का उसका नहीं अभ्यास नहीं नहीं कैसा है, नहीं वो नहीं बता रहे हो? वो नहीं बता रहा हूं मैं, वो अभ्यास की बात नहीं कर रहा हूं। ये बाँह को मोड़ना अभ्यास नहीं है, लेकिन जो भी अनुशासन है उसको पालन नहीं करना है, ये संस्कार अगर बन गया उसका। जबकि कर्म चीज तो अलग हो गई ना। कर्म नहीं नहीं को तो वही अलग है ना, मान रहे फिर वही कर्म के रूप में ही तो कर रहे हैं ना उसको, हम कर तो उसको कर्म के रूप में ही रहे हैं। तो वो जो संस्कार मेरे में बन गया ना, हम करेंगे तो उसी के आधार पे ना। जो संस्कार मेरे में बनेगा हम करते तो उसी के आधार पे हैं। जो मेरी समझ बनी है, संस्कार को और थोड़ा उसमें कहना हो तो समझ कह लें, जो मेरी समझ बनी है उसी के आधार पे तो हम कर्म करते हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसी से संस्कार बनना है, जो मेरा संस्कार है उसी के आधार पे हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए दोनों उस तरह से अलग अलग नहीं। तो मैं इस बात को कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, गलती होती है हर व्यक्ति से, लेकिन गलती करने का संस्कार बन गया। और मैं इसको और थोड़ी बारीक बात कह दूं, कोई गलती हम कर रहे हैं और हमको लग नहीं रहा है कि गलती कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कुछ नुकसान मुझे लगता है पर्सनली, तो वो संस्कार का खराब होना। उससे बड़ा जो है नुकसान नहीं है, उससे बड़ा नुकसान नहीं है। संस्कार का जो खराब होना, उससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता पूरे मानव जाति के लिए। मैं उसको सबसे अधिक नुकसानदायक मानता हूँ। तो कोई गलती करता है, मैं उसको गलत नहीं लगता है कि ये ठीक है, गलती तो होती है आदमी से, लेकिन जो व्यक्ति गलती करके भी उसको लग नहीं रहा है कि वो गलती कर रहा है, अब उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि वो संस्कार के लेवल पे शिफ्ट हो गया कि उसको यही नहीं पता चला है कि गलत कर रहा है वो। आप गलती करके अगर आपको पता चल रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तभी आप ठीक स्थिति में हैं। भैया एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक लास्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि ये जो अपना जो शरीर और जो शरीर को जो चला रहा है, अपना जो जीव बोले उसको, जीव नहीं, शरीर जीव को नहीं, सेल्फ बोलिए उसको, मैं बोलिए, स्वयं बोलिए। मैं बोल रहा जो शरीर को चला रहा है, ये निश्चित करता है शरीर को छोड़ना या करना ना। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि एक 80 साल का आदमी है जो बिल्कुल बीमार स्थिति में है और वो अपने मौत और मतलब उससे जूझ रहा है, और एक नया जो 15 साल 20 साल या 8 साल का बच्चा ही है,
वो शरीर छोड़ के चला जाता है, स्वस्थ है वो चला जाता है, और वो वहाँ पे जूझ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो शरीर उसको क्यों नहीं निर्णय ले पा रहा है छोड़ने का। जबकि है ना, सोम भैया ने एक बताया कि एक आदमी सुसाइड कर रहा है, 10 मंजिल से कूद रहा है, उस जीव को पता चल रहा है कि अब मैं जाने वाला हूं, तो वो शरीर नीचे आने से पहले ही उसका जीव निकल जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आई कि उसको पहले लग गया, वो छोड़ देता शरीर को। यहाँ वो 80 साल वाला उससे मौत से मतलब परेशान हो रहा है, फिर भी वो शरीर को नहीं छोड़ पा रहा है। तो यहाँ कर्म काम कर रहे हैं उसके, कोई पूरे जन्म में कर्म है उसको भोग रहा है वो। ये क्या है इसको, मतलब जैन हम लोग जो उस चीज़ को उस तरह से मानते हैं कि उसके पिछला कर्म किए हुए हैं इसलिए उसको तड़पना और भोगना पड़ रहा है। जब उसके कर्म वहाँ से निकल जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वो उसको आगे की गति मिल जाएगी। मैं थोड़ा इसको यूँ समझना चाह रहा हूँ कि ये कम एज वाला तो जल्दी चला जाता है और वो 80 साल वाला तड़प रहा है, उसको शरीर नहीं छोड़ रहा है, ये क्या है जब निर्णय जीव को करना है तो। हाँ, आपके सब कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? माइक दे दीजिए भैया। जो अभी सोम भैया वाली बात उन्होंने की ना, सोम भैया ने एक शिविर में बोला था कि जब जीवन जो है खुद तय करता है कि वो शरीर छोड़ सकता है। तो इसमें बिल्डिंग वाला उदाहरण उन्होंने दिया था कि जब कोई व्यक्ति छत से नीचे गिरता है तो गिरने से पहले वो शरीर छोड़ चुका होता है और वो एक गेंद की तरह नीचे गिरता है। लेकिन साधन भैया ने एक अध्ययन शिविर में इस बात को मना किया कि नहीं, शरीर छूटता ऐसा कुछ नहीं है, वो नीचे गिरता है, गिरने के बाद में उसमें दिमाग में कुछ एक्सीडेंटली कुछ लगता है, और जब लगता है शरीर को कि अब मैकेनिज्म उसका सही नहीं है, तब जाके वो छूटना भी उनको शब्द को मना किया है कि छोड़ना जैसा कुछ होता नहीं है, वो अपने आप ही फिर जो है वो शरीर खत्म हो जाता है उस टाइप से। तो छूटता नहीं है ऐसा वो शब्द उन्होंने नहीं कहा, या डिसीजन नहीं करता है। हाँ, तो मैंने चलते शिविर में यह प्रश्न डाला था फिर, तो उनका नहीं, शरीर छोड़ना जैसा कुछ होता नहीं है, या मैं डिसीजन नहीं कर पाता, या मैं चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाता। जब फिर सुसाइड वाला भी इसमें आया था, कुछ लोग सुसाइड करते हैं। तो प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप समय से पहले इस शरीर को छोड़ दें। आप जबरदस्ती किसी के साथ में करेंगे, ऐसे ट्रेन के आगे खड़े हो जाएंगे तो वो तो मौत आनी है, वो तो कोई पंखे से लटके जाएगा तो मौत आनी है। लेकिन शरीर छोड़ना जैसा कोई उन्होंने कहा नहीं, बाबा जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, छूटता नहीं है। इसमें जैसे सुसाइड वाली जो बात आपने बोली कि आप कोई घटना घटती है सुसाइड में, क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं, पंखे से लटका के अपने लिए टेबल लगा के रखते हैं नीचे, ठीक है। आपने डिसीजन ले लिया आपने मरना है, तो पंखे से आपने रस्सी बांध दी, आप टेबल नीचे रख रहे हो, टेबल रख रहे हो नीचे तो क्यों रख रहे हो, आप पैर मोड़ लो ना, सिंपल सी बात है, लटक गए और मर गए। वो टेबल क्यों रख रहे हो, टेबल कि लात मार के हटाते हो तो आप अपने लिए ऑप्शन खत्म करना चाह रहे हो कि कोई ऑप्शन ही ना बचे मेरे पास बढ़ने का, कि वो जीने की इच्छा बन ना पाए, कि ऑप्शन ही ना बचे। नहीं तो सिंपल सी बात है, मरना तो आप पैर मोड़ के आप लटके रहो और मर ही जाओगे। अगर इस सबसे आसान तरीका मरने की इच्छा है तो सांस ही रोक लो, दो 3 मिनट में वैसे ही निपट जाओगे। मैं तो वो पहले ही बताया ना। भैया जी, एक बात, वैसे मेरा रोल नहीं है लेकिन ध्यान आकर्षण के लिए है कि अभी जो ये कंटेंट है ना, इसको समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है। सुसाइड में भी हम नहीं जा रहे हैं अभी, और वो ऊपर से जो कूदा है उसकी पहले आत्मा पहले मतलब शरीर में छूट गया है, ये मुझे लगता है कि वो अभी इतना काम का नहीं है। अभी काम का वाला भी बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि आज 6ठा दिन है और परसों फिर अपन उसमें चले जाएंगे रिफ्लेक्शन में, और बहुत सारी चीज़ें जो आप बताना चाहते हो वो रह जाएगी। तो मुझे लगता है अगर ये समझ लें तो बाद में उसको भी समझ लेंगे। तो थोड़ा सा मेरा तरफ से ध्यान आकर्षण। नहीं, बहुत बढ़िया। सुनिए, मरने के तरीके तो बहुत उपलब्ध है भैया। जीना कैसे है, जीना नहीं हो पा रहा है, न खुद में, न अकेले रहते हैं तो अंतर विरोध विचारों का चलता रहता है, दुखी रहते हैं, उथल पुथल मची रहती है अंदर, परिवार में नहीं जीना हो रहा है, समाज में नहीं जीना हो रहा है। तो इसलिए वो उसको समझ लें। सवाल 2 तरह के होते हैं, एक समझने के लिए होता है, एक कौतूहल का होता है। ये कौतूहल का सवाल है, कभी जब गिरा ऊपर से शरीर तो पहले जीवन निकल गया या बाद में निकला टकराने के बाद, ये सब भी कर लेंगे। ये आगे के शिविर के, ये परिचय शिविर है। इसमें पहले जहाँ मानव जाति अटकी हुई कि पैसा घरों में बड़ा है, पढ़ाई बड़ी है, पूजा बड़ी है, पर जिंदगी में
संबंध नहीं बढ़ा है। हमारे मकान के डिज़ाइन पिछले 10-20 सालों में बेहतर हुए हैं, हमारा कार का डिज़ाइन बेहतर हुआ है, हमारे मोबाइल बेहतर हुए हैं, हमारे कपड़े बेहतर हुए हैं, खाने में वैरायटी बढ़ी है, लेकिन ज़िंदगी में कहाँ बाहर आई है। तो संबंध बेहतर हुई, तो संबंध पे चर्चा चल रही है, परिवार में व्यवस्था पे चल रही है, मानव मानव के बीच में संबंध में गाड़ी कहाँ फंसी है, तो उस पर सवाल करेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इन तरह के सवाल जो व्यक्तिगत सवाल है आपको करने का अधिकार है, लेकिन वो आप लंच ब्रेक में कर सकते हैं, टी ब्रेक में कर सकते हैं, और नहीं तो अगर प्रायोरिटी में है तो समय निकालिए। अध्ययन शिविर खूब चल रहे हैं देश में, उसमें आइए आगे के शिविर में। ये लेवल 1 शिविर है, ये नए लोगों के लिए है जिनको अभी मालूम नहीं है यार कि इतना पढ़ने के बाद भी यार मज़ा क्यों नहीं आ रहा, खालीपन क्यों लग रहा है, और जिनको पहला शिविर कर लिया और फिर लग रहा है यार और दोबारा करना, उनके लिए है। तो इस बात को नेता ने लेवे। मैंने ये बात भी इसलिए रखी हुई है क्योंकि जो टॉपिक आप आज लेने वाले हैं और लंच के बाद एग्ज़ाम ड्यूटी है, तो मुझे उस टॉपिक को समझना भी है। तो वो क्योंकि एक बार मृत्यु बोझ पे चला, फिर 1 घंटा निकल गया, कल वो परंपरा पे चला, फिर 1-1.5 घंटा निकल गया, तो जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा। और मुझे पता है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, रखने वाले हैं, तो वो रह नहीं जाए इसलिए भी मैं ये बात रख रहा हूँ। रहेगा तो कुछ नहीं पूरा, तो देखिए वो सेमेस्टर छोटा होता है या बड़ा होता है, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं लोग उनको पता है कि छुट्टियां कम हो ज़्यादा हो, सेमेस्टर छोटा हो बड़ा हो, कोर्स तो पूरा होता है जी। और दूसरा भैया कि जो ये 1.5 साल से मैं अध्ययन में भी लगा हूँ, लेकिन अभी जो टॉपिक आप समझा रहे हैं ना उसमें भी बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है। तो पहले मुझे मेरी प्रायोरिटी दिख रही कि पहले इसको समझ लें। आगे का भैया ने बोला ही है कि बाबा जी ने इस पर खूब बोला है, और आगे के जो शिविर है उसमें कहीं न कहीं ये क्लियर हो भी जाएगा। हम पहली क्लास में अगर 10th क्लास का समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ना तो पहली का समझ पाएंगे ना 10th का समझ पाएंगे। मैं अब इससे संबंधित सवाल रख लेता हूँ ना, क्योंकि कल राजेंद्र भैया के बात को मैं 2 मिनट में क्लोज कर लेता हूँ। प्लस उनका जेन्युइन है, क्योंकि इशूज तो हैं बहुत तरह के। देखिए ये बात मुझे लगता है कि इस तरह से समझना ज़्यादा ठीक है, मुझे जितनी समझ बनी है कि शरीर को चला मैं ही रहा हूँ। नहीं तो ये जो अभी बात किया, मैं दूसरे दिन इसको बात किया था कि अगर मैं चलाने का निर्णय नहीं होता मेरा ना, तो फिर हम सांस रोक लेते और जिसको सुसाइड करना वो कर लेता। वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है। हर मानव जीना चाहता है और तृप्तिपूर्वक जीना चाहता है, दुखी होकर भी नहीं जीना चाहता है। तो ये तृप्तिपूर्वक जीने के लिए मानव कुछ उपाय करता है। तो उस उपाय के क्रम में जो है, ये जो बूढ़ा हो गया 80 साल का ना, वो भी मरना नहीं चाहता, वो भी जीना चाहता है और सुखपूर्वक जीना चाहता है। उसको लगता है कि अभी भी कोई आस बची हुई है, अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी मैं सुखी हो सकता हूँ। उस आस में वो खींच रहा है उसको। इतना क्लियरिटी अभी नहीं है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ऐसे भी उदाहरण आपको परंपरा में मिल जाएंगे जिन लोगों ने एक पॉइंट पे तय किया और शरीर को छोड़ दिए। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो उनको क्लियरिटी थी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, दोनों का अस्तित्व है, अभी शरीर के साथ मुझे नहीं रहना है, चल दिए छोड़ के। उतनी क्लियरिटी अगर होगी तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है। लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं है तो फंसावट बनी रहती है। मतलब बाकी लोगों को लगता है कि ये क्यों जी रहे हैं, लेकिन वो आदमी जी रहा है क्योंकि उसको लगता है अभी भी कुछ निकल जाएगा, कोशिश में लगा हुआ है। समझ के अभाव में आदमी को लगता है कि किसी भी तरह से निकल जाए, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बनती है। ठीक है। उनकी डेथ हो जाती है, वो तो अभी न्यूली है ना, तो उनका शरीर क्षीण हुआ है, भाई, हुआ वो वो जा रहा है, वो भी तो जीना चाह रहा है। वो जाना नहीं चाह रहा है वो भी। हाँ। लेकिन अगर कोई अव्यवस्था होगी तो चला जाएगा। मतलब शरीर अगर चलाने योग्य नहीं बचेगा तो ऑप्शन बचता नहीं है। तो वो निर्णय पूर्वक जा रहा है ऐसा नहीं है। शरीर में कोई अव्यवस्था हो गई, अब शरीर चलाने योग्य नहीं बचा तो चॉइस ही नहीं बचा ना। इसका तो फिर आंसर कैसे मिलेगा? आप 10 साल का बच्चा, हेल्दी बच्चा है, सब कुछ फिट है, वो रात को सो रहा है, सुबह सोया ही रह जाता है। कोई तो अव्यवस्था और शरीर एक में वो वहाँ पे बस जाने वाला है, वो अभी तक चल रहा है उसका। तो इसको कैसे माने? मतलब उसको इसको अपन कैसे लिंक करें, ये देखने की बात है। वही मैं कह रहा हूँ। अभी एक बालोतरा में एक केस हुआ था जिसने लेडीज ने अपना पहले से निश्चित कर लिया कि मैं 80 साल के बाद दीदी जीती हूँ तो मैं सेंथारा लेके खत्म हो जाएंगे। उसका 80 साल पूरा होते उसने अन्न पानी सब त्याग दिया और 30 दिन तक जिंदी रही और उसके बाद वो शरीर छोड़ दिया। तो ये सब चीजें क्या होती है? देखिए, क्योंकि ये जो चीजें आप बता रहे हो ना, तो एक तरह से शब्द और परिभाषा ही हो रही है।
अंदर नहीं तो एक मिनट गहराई में जाना ये जो अभी आपने कहा है ना उसी बात पे कहें कि वो 80 साल पूरा होके तो फिर क्यों नहीं तुरंत छोड़ दिया? हाँ, इसका मतलब कि अभी बहुत क्लियरिटी नहीं कि मैं शरीर को छोड़ सकता हूँ। अब वो 30 दिन तक शरीर को अन्न पानी नहीं दिया, शरीर को इस लेवल पे ले गया कि अब शरीर चलाने योग्य नहीं बचा, तो छोड़ना पड़ा। छोड़ नहीं रहे हैं अभी निर्णय पूर्वक। इतनी समझ जिसके में है उसको फिर कठिनाई नहीं आएगी। अभी भी उसी तरह की सिचुएशन खड़ी करते हैं कि छोड़ना पड़े, एक पॉइंट पे छोड़ना पड़े। तो वो शरीर जब चलाने योग्य नहीं बचेगा तो छोड़ना पड़ता है, फिर कोई मजबूरी ऑप्शन ही नहीं दिखता है। तो अभी इस तरह के जितना भी हो रहा है उसमें ऑप्शन खत्म कर देते हैं कि अब शरीर चलाने योग्य नहीं बचेगा तो क्या करेंगे भाई, अब शरीर के साथ रह ही नहीं सकते। छोड़ मतलब तो छोड़ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि भाषा यही बनेगी कि छूट रहा है या छोड़ना पड़ रहा है। उसको जो हम लोग जो समझते हैं ना, उस बात को जो छोड़ने वाला संथारा जिसको बोलते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब जो बचा हुआ सिनेमा में उसमें खान पानी नहीं खाना और मेरे जो कर्म है वो मेरे को काटना है जैसे तैसे करके, और जब मेरे कर्म क्षीण हो जाएंगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा। ठीक है, जिस तरह से भी उसको लोग जोड़ते हैं, लेकिन अगर वो समझ होती है और इतना इस स्थिति में होते तो फिर वो उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मतलब उतना समय इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, छूट जाता है। तो अभी उस पर रहने देते हैं, नहीं तो और बहुत सारा उसमें से निकलेगा धीरे धीरे बहुत सारे प्रश्न। भैया कुछ प्रश्न कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कल लंच के बाद वाले सेशन में वंदन था, उस समय थोड़ा सवाल चल रहा था, तो फिर इसने कुछ प्रस्ताव दिया। मैंने कहा इसमें मैं सोचूंगा, सोच के फिर अभी बताऊंगा। मेरा कन्विंस हो रहा हूँ लॉजिकली या कुछ और बन रहा है सवाल। तो मैं शाम को रात को थोड़ा सा सोचा, तो बात ये चल रही थी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की। तो पहले ये कि अपन मानव से मानव के बीच में संबंध की बात कर रहे हैं, परिवार में, समाज में, सभी जगह। तो वहाँ पर जब मैं सामने वाले की चाहना सही है ये देख पाता हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता था। अभी बिना जीन विद्या के भी हम यही करते हैं, जो हमारे भले के हमारा भला चाहता है उस पर हम विश्वास करते हैं, जो भला नहीं चाहता उसे विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ उसको और स्पष्ट कर दिया कि भी जो हमारे सुख समृद्धि के अर्थ में है, जिसकी चाहना और इंटेंशन दुनिया में किसी गलत होता नहीं, तो पूरा 800 करोड़ की आबादी और पहले जो आए अरबों, अभी जो आगे आएंगे, सबकी चाहना तो किसी गलत होती ही नहीं है। योग्यता की कमी हो सकती है, तो इसलिए वो अगर ध्यान में आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ये समझ आ जाएगी, तो हमारे सब पर विश्वास निरंतरता में बना रहेगा, तो हम ज़्यादा भाव से भरे रहेंगे। तो विश्वास सामने वाले के प्रति मेरे अंदर, ये समझने से आएगा, ठीक है। ऐसे ही सामने वाले का सही मूल्यांकन कर पाऊंगा तो उसके प्रति सम्मान का भाव मेरे अंदर। तो ये मानव मानव संबंध में परस्परता में सामने वाले के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव मेरे अंदर आया। तो ये तो समझ में आ गया मुझे। अब आ रहा भी कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का, तो मैंने इस पर सोचा कि मेरा आत्मविश्वास और मेरा आत्मसम्मान जो है वो तो मेरे ज्ञान से, मेरे समझ से आएगा। तो जब मैं कंटेंट समझता हूँ और समझ के सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध जो वास्तविकता है, जो सत्य है इस अस्तित्व का, उसको समझता हूँ और वो भाव से मैं भर जाता हूँ, सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के भाव से भर जाता हूँ, तो मैं सुखी तो हो ही जाता हूँ। अब सुखी हो जाता हूँ तो सुख के अलग से नाम है, शांति, संतोष, आनंद, सम्मान भी उसी का नाम ही है मेरे हिसाब से। भाव तो भाव है, ये नाम दिए समझाने के लिए कि अलग अलग स्थिति में अलग स्तर पे आपको कैसा, लेकिन तो ऐसे में सुख के नाम के रूप में मैंने लिया सम्मान को सबको। जैसे वो ब्रैकेट में भी आया था जब मानव और मैं और शरीर के बीच बताया था, तो आवश्यकता मैं की क्या है। लेकिन वो बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखा है सम्मान या उधर भोजन लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि ये सुख जो है मेरे में सम्मान का भाव होता है तो मैं सुखी होता हूँ, इसलिए सुख को सम्मान से नहीं जोड़ सकते, सम्मान के भाव से मैं सुखी होता हूँ। तो अब ये था कि जैसे अब तक मैं जितना समझ पाया जीवन विद्या में, अगर जब तक हम बाहर से पाना चाहेंगे सम्मान, बाहर से पाना चाहेंगे सुख, इंद्रियों से या किसी और के से भाव मिल जाए, को मेरी प्रशंसा कर दे, तब तक हम गुलाम रहेंगे, तब तक निरंतरता नहीं होगी, तब तक हम लगातार सुखी नहीं रह सकते, सुख दुख चलता रहेगा। तो बाहर से नहीं पाना है, अपने अंदर स्थापित करना है। तो अपने अंदर ज्ञान जो से ये जो ले रहे हैं आपसे, उससे समझ जो स्थापित होगी, उससे जो मैं सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के भाव से भरा रहूँगा हमेशा, तो मैं हमेशा सुखी रहूँगा। तो सुखी होने का कार्यक्रम तो पूरा हो गया ऊपर ही। अब सुखी होके मैं करूँगा भागीदारी, तो सुखी होके मैं विचार करूँगा, सुखी होके मैं फिर बाहर व्यवहार और कार्य करूँगा, भागीदारी करूँगा, तो मेरा सुख तो वहीं हो गया। अब मैं परस्परता में जब किसी साथ अभिव्यक्त हो रहा हूँ, परिवार में, समाज में, तो उस समय ये समझने से विश्वास और सम्मान मैं कर पाता हूँ सामने वाले का।
तो अभी तक हम जब तक ये समझ नहीं तब तक ज़्यादा पैसे वाले सम्मान कर रहे हैं, ज़्यादा खूबसूरत का सम्मान कर रहे हैं, ज़्यादा रूप बल धनपद के आधार पे कर रहे हैं, किसी पद बढ़ा तो सम्मान कर रहे हैं। ये यहाँ पे जितना बताया गया उससे समझ में आ गया अभी कि दुनिया के 800 करोड़ में सभी के 3 बातें ऐसी जो कॉमन है मेरे साथ, कि सबका लक्ष्य समान है, सुख समृद्धि पूर्व जीना, सबको लक्ष्य तक पहुंचने का कार्यक्रम समान है, 4 स्तर की व्यवस्था को समझना जीना, और वहां तक पहुंचने के लिए समझने के लिए जो क्षमता वो भी समान है। ये 3 चीज समानता देख ली तो मुझे सम्मान का भाव सबके प्रति आएगा, रूप बल धनपद के आधार पर नहीं आएगा, सबके प्रति आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो परस्परता में तो मैं सम्मान विश्वास के भाव से भर जाऊंगा सामने वाले के प्रति, लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरा जो आत्मसम्मान है, तो मेरी चाहना ठीक है, सभी की ठीक है, मेरी भी ठीक है, तो उससे मेरा आत्मविश्वास कैसे बनेगा? उससे तो अहंकार आएगा कि यार मैं तो ठीक हूँ यार। और अभी यही हो रहा है, हर आदमी मानता मैं समझदारी हूँ और अपने अहंकार को आत्मविश्वास मानता है। ऐसा मैं सोचने का प्रयास किया कल, कि हर व्यक्ति की मूल मान्यता ये है कि मैं समझदार हूँ, दूसरे को समझना है। तो मैं हर व्यक्ति समझदार मान के इस मान्यता से अहंकार में रहता है और उसी कारण टकराव हो रहा है। और वो उसको पूछो तो कहता नहीं ये तो आत्मविश्वास, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्वाभिमान। हाँ स्वाभिमान है, स्वाभिमान। हाँ, जबकि होता है अहंकार है वो। तो ऐसे में ये फर्क कर नहीं पाता व्यक्ति खुद जब तक कि ज्ञान नहीं आवे। अब ये ज्ञान ले रहे हैं हम, तो मैं आत्मविश्वास से भरा रहूंगा कब? जब मेरे पास ज्ञान होगा सहसित व्यवस्था संबंध का। तो आत्मविश्वास से भरा रहूंगा, आत्मसम्मान से भरा रहूंगा। अब मुझे बाहर से सम्मान नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। कोई मेरे को कुछ उल्टा भी बोल दे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही भर गया। तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है वो इस परिभाषा, ये परिभाषा तो है परस्परता के लिए, शायद मानव मानव संबंध के लिए विश्वास की परिभाषा है, सम्मान की परिभाषा है। आत्मविश्वास में अगर मैं इस परिभाषा को बैठाता हूँ तो थोड़ा मेरे को मुश्किल आ रही है कि आत्म मतलब स्वयं और विश्वास मतलब दूसरे की चाहना के प्रति स्वीकृति का भाव। नहीं, अपने चाहना पे भी तो विश्वास होगा ना। हाँ ठीक है, मेरी चाहना के प्रति स्वीकृति का भाव, उससे मेरा आत्मविश्वास आ गया। मेरे सही मूल्यांकन से मैं अपना मूल्यांकन सही कर लिया तो मैं सम्मान से भर गया। ये मुझे अभी तक वो बैठ नहीं रहा है। हाँ, समझ से मैं सहसित व्यवस्था संबंध समझ गया तो मैं भर गया भाव से। अब मुझे बाहर से सम्मान नहीं चाहिए, बाहर से पाने का कार्यक्रम खत्म, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा लगा समझ से तो आत्मविश्वास आत्मसम्मान आता है। और इसने वंदन ठीक बोला कि आत्मविश्वास आत्मसम्मान देखा जाए तो एक ही बात है। तो वो समझ से आ गया, वहां तक तो समझ में आ रहा है। ये परिभाषा में बैठाना चाह रहा हूं, तो शायद मैं लंबा सवाल के बाद मैं समझा पाया मेरा सवाल आपको? हाँ, ओके। तो ये जो आत्मसम्मान है या आत्मविश्वास है, ये मेरे में मेरा अपना जो ठीक ठीक आकलन है उसी के आधार पे होगा। तो वो ठीक ठीक आकलन, अभी मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कार्यक्रम क्या है और मेरी क्षमता क्या है, ये बात का मुझे ठीक ठीक पता है कि नहीं? मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कार्यक्रम क्या है और मेरी क्षमता क्या है, इस बात का ठीक से पता होना, ये अपने पे एक विश्वास दिलाता है कि मैं अपने क्षमता का सही प्रयोग करके कार्यक्रम को ठीक ढंग से करते हुए अपने सुख समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। ये जो अपने में विश्वास बनता